जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं, जो विषय लेके आए हैं वो है पर्यावरण। पर्यावरण में मैं पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों, पर्यावरण में बहुत पहले से ही संरक्षण के अध्ययन किए जा रहे हैं और कैसे कैसे पर्यावरण में संरक्षण किया जाएगा उसके बारे में विधिवत हम वर्णन करने जा रहे हैं। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण है क्या और पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। दोस्तों, इसे हमने दो पार्ट में बांटा है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक पार्ट में कर देते हैं दोनों, यानी वैश्विक स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर, तो बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अब जो पर्यावरण संरक्षण संबंधित प्रश्न आ रहे हैं वो हर एग्जाम में लगभग आते रहते हैं। इस वजह से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे संरक्षण अधिनियम हम पढ़ा देते हैं, जिससे कहीं से भी प्रश्न आए और आपका छूटने ना पाए। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर ये मेरे क्लास को अटेंड करते हैं तो याद रखिएगा जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड कहीं से भी प्रश्न छूट नहीं सकता आपका, ठीक है ना। और ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार समझ लेंगे वो काफ़ी है, ठीक है। दोस्तों, आइए बात करते हैं पहले पर्यावरण संरक्षण है क्या, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं, पृथ्वी एक बहुमूल्य संपदा है एवं पृथ्वी के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। जब इन संसाधनों का उपयोग मानव अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध तरीके से करता है, तब पर्यावरण में बदलाव आता है, जिससे पर्यावरण को संकट होता है, यानी पर्यावरण में संकट आता है। और इसी संकट से बचाने के लिए पर्यावरण की रक्षा की जाती है, जिसे हम पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी क्या है? एक बहुमूल्य संपदा है। पृथ्वी बहुमूल्य संपदा है, यानी हमारी पृथ्वी पर बहुमूल्य संपदा, इसे हम अपने उपयोग के लिए, मानव क्या करता है, अपने उपयोग के लिए उसका अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करता है। जैसे अगर बात करते हैं कि अगर हमें कृषि करना है तो हम क्या करने लगते हैं, हम उसमें एकदम पोटाश और कैल्शियम और कार्बाइड ये सब डाल के हम क्या करते हैं, उसको उर्वरा शक्ति तो बढ़ा देते हैं, यानी उस समय के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए वो क्या होता है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, मिट्टी में अनुपजाऊपन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। फिर जब हम उसके बोते हैं कोई चीज़ तो वो उग नहीं पाता है। उसी तरीके से हमने क्या किया, आज के डेट में एक से एक बाथरूम में एक से फैक्ट्रियाँ खोल लिए हैं, बाथरूम बना लिए हैं, लेकिन उसको हम जो मलबे होता है वो सब कहाँ बहाते हैं, नदियों में। तो उससे क्या हो रहा है, नदियों में प्रदूषण हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए हमने क्या किया कि ढेर सारी फैक्ट्रियां बना लिया, उसके जो मलबे निकलते हैं, जो उसके गार्ज निकलते हैं, यानी शीशे की फैक्ट्री, चमड़े की फैक्ट्री, बर्फ़ की फैक्ट्री, भूसे की, यानी जो फैक्ट्रियां होती हैं सबको हम कहाँ, उसका जो सीवर लाइन होता है कहाँ जोड़ते हैं, नदियों में। तो यानी हम क्या करें, अपने स्वार्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम प्रदूषण को उत्पन्न करते जा रहे हैं। हमें अब बनाना है फैक्ट्री है, पता चला जगह नहीं मिल रहा है, तो हम अगर 100 पेड़ लगे हुए हैं, 100 पेड़ को कटवाने में ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं। तो इन्हीं सबको बचाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसी को बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया आपको कि पर्यावरण संरक्षण किसे कहते हैं। पृथ्वी एक बहुमूल्य संपदा है, उस संपदा का हम अंधाधुंध तरीके से उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के चक्कर में हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं कि उसका जो है दुरुपयोग होने लगता है, और उसी दुरुपयोग के कारण पृथ्वी क्या होता है, यानी पर्यावरण क्या होता है, संकट में पड़ जाता है। इसी संकट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक संरक्षण करते हैं, और उसी संरक्षण को हम बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर अलग है और वैश्विक स्तर पर अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ हम अपने देश की जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर पूरा विश्व अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरे विश्व के ऊपर दबाव बनाता है कि आप ये काम न करें। आइए हम बात करते हैं। पहले देखिए, पर्यावरण संरक्षण के दो भागों में बांट दिए हैं, एक है राष्ट्रीय स्तर और दूसरा है वैश्विक स्तर। वैश्विक स्तर पर कौन कौन सम्मेलन हुए, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने लिखवा दिया दोस्तों, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में बात ही नहीं करना है। देखिए, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, इसके बारे में हमने बात किया। साइट्स के बारे में स्थापना हुआ है, साइट्स की स्थापना हुई है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वियना समझौता क्या है बताऊँगा, मॉन्ट्रियल समझौता, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन और पेरिस सम्मेलन। दोस्तों, ये सब सम्मेलन हुए वैश्विक स्तर पर, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब बात समझिएगा ज़रा सा। आइए बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है?
अब बात समझते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है। यानी स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी, और यहाँ पे सबसे पहले 5 जून 1972 को एक सम्मेलन, एक बैठक हुआ था, एक बैठक हुई थी जिसके तहत, यानी अब देखिएगा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1972 में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने उस समय 172 यानी लगभग 180 172 देशों का सम्मेलन को बुलाया था। और दोस्तों उसी समय उन्होंने एक सम्मेलन बैठक किया। बैठक के तहत ये कहा गया कि पृथ्वी को, यानी कि चाहे जैसे हमें हर तरीके से संरक्षण करना है पृथ्वी को बचाने के लिए। यानी अब बात समझिएगा, उसी के तहत यानी उसी सम्मेलन में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड प्रोग्राम की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी आयोजन में यह कहा गया कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, यानी प्रदूषित होने से बचाना है हमारे पर्यावरण को। और वो चाहे कौन कौन से प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो। होता क्या है, अब ये सोचते होंगे कि ये स्टॉकहोम में क्यों किया गया। वहाँ पर इसलिए स्थापित वहाँ पर किया गया कि वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर और हर लोग अपने अपने देशों की मजबूरी बताएं, क्या क्या मजबूरियाँ हैं, क्यों ऐसा किया जाता है, और जो देश ज़्यादा करता है उसके ऊपर हम दबाव बनाएंगे कि प्लीज़ आप ऐसे वो न काम करिए, जिससे कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरा विश्व जो है वो क्या करते हैं, ग्लोबल पॉल्यूशन से ग्रसित हो जाए। ठीक है, अब बात समझिएगा दोस्तों। अब ये कह रहा है वर्ष 1973 से प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों आपको पता है 5 जून हर प्रत्येक ईयर में, प्रत्येक वर्ष में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि पहली बार 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया गया था। स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन में। एक सम्मेलन, एक बैठक किया गया था। उसी बैठक के उपलक्ष्य में 1973 से, यानी अगले साल जब फिर बैठक होती है तो उसी के उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों याद रखिएगा, अब ये याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यानी ये तो बैठक हुई, लेकिन उसी के तहत यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या एक स्थापित किया गया कि इसी के तहत जो है पर्यावरण से रिलेटेड जो भी बैठक होगी इसी के तहत होगी। ठीक है, अब देखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन को ही प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। दोस्तों यानी स्टॉकहोम सम्मेलन को हम क्या बोलते हैं? प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछेगा, प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ किया गया, कब किया गया? तो 1972 में। डेट क्या है? 5 जून 1972। जगह का नाम है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन में। ठीक है, अब बात करते हैं UNEP। दोस्तों UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दोस्तों यही जो प्रोग्राम मैंने यहाँ बताया, अब इसके बारे में जानिए कि ये है क्या। देखिएगा 1972 नैरोबी में ये स्थापित किया गया। यह UNO की प्रथम एजेंसी है जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इसमें तो एक क्या किया, आयोजित किया गया, और इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का आयोजन किया गया था। लेकिन यह है क्या, समझिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में। और दोस्तों ये कहा गया कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये क्या पूरे विश्व में जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए उत्तरदायी है। उसका रिपोर्ट लेगी और रिपोर्ट के तहत वो आगे आदेश जारी करेगा कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। आप ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं तो आपके यहाँ ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा निकल रही है तो उसको कम करना है। ये सब कौन निर्धारण करेगा? वो करेगा UNEP। और यही UNEP क्या करती है दोस्तों? ग्लोबल 500 पुरस्कार देती है। कौन? UNEP। यही ग्लोबल 500 पुरस्कार देता है। कौन? UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आयोजन योजना। ये क्या करता है? ये दोस्तों ये ग्लोबल 500 पुरस्कार देता है। ये कई बार प्रश्न आया, ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछता रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों साइट्स, CITES ये क्या है? फुल फॉर्म जानिएगा, इसके बारे में जब भी पूछा है फुल फॉर्म पूछा है, लेकिन आप मतलब जानिए क्यों इसके एस्टेब्लिश किया गया इसको। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। क्या है? कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। क्या है दोस्तों? स्थापना कब हुआ था इसका? 1973 में। कहाँ पर? वाशिंगटन में। दोस्तों वाशिंगटन में इसकी सहमति बनी, लेकिन इसे वर्ष 1976 से लागू किया गया। दोस्तों 1973 में वाशिंगटन में इसकी सहमति तो बन गई, लेकिन वर्ष 1976 में इसे लागू किया गया। इसे लागू किया कब? 1976 में। और दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है।
ये बात हमेशा याद रखिएगा। कौन? कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये करता क्या है दोस्तों, यानी इसका क्या उद्देश्य होता है। यानी साइट्स का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? यह जीवों के उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। ध्यान दीजिए, जीवों के उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। यानी अगर आप किसी देश में अगर आप हाथी के दांत को बहुत शौकीन लेके उसको आप सजा कर रखते हैं तो ये अपराध माना जाएगा। यहाँ तक कि राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह अपराध माना जाएगा। कोई तस्करी करते हैं, किसी देश से आप कोई जानवर का कोई खाल मंगाते हैं या फिर कोई दांत मंगाते हैं या फिर कुछ भी जानवर के अंग कुछ मंगाते हैं तो वो भी एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब यह है, यानी कौन करता है? वो साइट्स करता है। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, स्थापना 1973 में। लेकिन इसने कार्य कब से शुरू किया, यानी कब से ये उसमें आया, कब से ये जो लागू किया गया? 1976 से। अब ध्यान दीजिएगा, वियना समझौता। दोस्तों वियना समझौता क्या है? वियना समझौता और मॉन्ट्रियल समझौता दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या है देखिए, वियना समझौता 1985 में आयोजन किया गया और यह है क्या? ओजोन परत को बचाने के लिए वर्ष 1985 में यह समझौता किया गया। ओजोन परत को बचाने के लिए वर्ष 1985 में एक समझौता किया गया जिसे हम वियना समझौता कहते हैं। लेकिन ये छोटे मोटे तौर पर था, ये छोटे लेवल पर था। अब आगे बात करते हैं मॉन्ट्रियल समझौता। दोस्तों मॉन्ट्रियल समझौता को याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार आए हैं और आते रहेंगे। देखिएगा 16 सितंबर 1987 के मॉन्ट्रियल में एक बैठक हुई। विश्व के सभी लोग बैठक करते हैं और उसमें ओजोन परत को बचाने के लिए एक व्यापक समझौता हुआ जिसने CFC पर रोक लगाने संबंधी दस्तावेजों पर सभी देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए। दोस्तों यह है क्या? ओजोन परत जो है O3 जिसको बोलते हैं, ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाया जाता है। और दोस्तों ओजोन परत से क्या होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, जो किरणें होती है वो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही ओजोन परत डैमेज हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? सीधे हमारे पृथ्वी तक पहुँचेगी और उसी की वजह से हमें स्किन कैंसर, यानी जब हमारे त्वचा पर वो पड़ेगी किरणें तो क्या होगा? हमारे स्किन डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। और अगर किसी पक्षी में पड़ता है तो उसको मतलब वो भी डिसीज से ग्रसित हो जाएगा, पक्षियाँ ग्रसित हो जाएंगी। और अगर किसी जली जीव पड़ती है तो वो भी क्या करती है? वो भी ग्रसित हो जाएगा। इसी तरीके से यानी पूरे अगर देखा जाए तो पर्यावरण को दूषित नहीं करेगा मगर हानि पहुंचाएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा। तो यानी ओजोन परत को डैमेज होने से यानी खराब ना हो, बचाए रखने के लिए एक समझौता किया गया। कब किया गया? 16 सितंबर 1987 को। इसी 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन परत दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं कब? 16 सितंबर 1987 को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को यह बैठक हुई थी। इस वजह से हम क्या करते हैं? ओजोन परत दिवस मनाते हैं या ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इससे दो चीज़ आपका क्लियर होता है। एक तो पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून 1972 को पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन में बैठक हुई थी। अब वही बात करते हैं हम कि मॉन्ट्रियल समझौता क्यों हुआ था? ओजोन परत को बचाने के लिए सभी देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। भाई किसी भी तरीके से हम ओजोन परत को बचाएंगे। और कैसे बचाएंगे? यानी CFC को रोक कर। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके बारे में मैंने प्रदूषण के बारे में विधिवत बता दिया था कि CFC क्या है। वायु प्रदूषण में आप जाएंगे तो मैंने विधिवत बताया हुआ है। ठीक है ना, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, पिछला वीडियो देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। अब देखिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये गैसें निकलती है कहाँ से? यानी कि जो शीतलक प्रदान करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे निकलती है, यंत्र होते हैं। जैसे AC हो गया, उससे CFC निकलती है, और फ्रीज हो गया उससे निकलती है, डिस्पेंसर जो ठंडा करता है उससे निकलती है। तो ये सारे रीज़न है जिससे हम CFC निकालते हैं और CFC के कारण ही हमारा ओजोन लेयर डैमेज होता जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया और अच्छी तरीके समझ में आ गया। अब बात करते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद। देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद यहाँ पे हुआ। इसी को रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। इसी को रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पृथ्वी शिखर सम्मेलन को। इसमें भी यहाँ पर्यावरण को बचाने के लिए कहा गया था, वहाँ भी कहा गया, लेकिन किस तरीके से कहा गया?
यानी पहले तो बात समझिएगा कि ये कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, यानी ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो में। और वहाँ पे ये कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण को रोकने, जल संरक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के नियंत्रण में सहयोग, यानी कि जैव विविधता को भी बचाना है, पर्यावरण संरक्षण को बचाना है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितना हो सके तो हमको ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी प्रश्न पूछे कि पृथ्वी शिखर यानी रियो 20 का उद्देश्य क्या था, तो क्या बताएंगे? रियो 20 का उद्देश्य क्या था दोस्तों? बात इतना समझिएगा, रियो 20 क्या किया गया, यानी पृथ्वी यानी स्टॉकहोम सम्मेलन का ठीक 20 साल बाद किया गया और इसमें पृथ्वी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों क्योटो कहाँ पर है? सब जानते हैं, जापान में है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, यानी कब प्रोटोकॉल ये बैठाया गया था? यानी 1997 में। जापान में ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया। दोस्तों ये बात जानते रहिएगा, UNFCCC। इसमें UNFCCC के स्थापना की बात कही गई थी किसमें? रियो 20 में। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत UNFCCC के अस्तित्व में आ गया था। तो याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992 में, लेकिन UNFCCC की स्थापना कब अस्तित्व में आया? 1997 में। कब आया था? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत में। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। यानी अगर पूछा जाएगा कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया, तो कब किया? तो वर्ष 2002 में। ठीक है। अब पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। अब ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या दोस्त? ग्लोबल का मतलब वैश्विक और वार्मिंग का मतलब होता है उष्मायन, यानी डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। उस बढ़ती हुई मात्रा को रोकने के लिए एक संधि हुई, एक बैठक हुई जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। उसी बैठक में ये कहा गया कि भाई जितने भी ग्रीन हाउस गैस है उन सबको अत्यधिक मात्रा में नहीं निकालना है, उस पर कंट्रोल करना है। और उस कंट्रोल करने के लिए एक हस्ताक्षर कराया गया, सभी देशों ने मिलकर किया। और सबसे बड़ा जो देश बन गया इस समय चाइना है, जो कार्बन युक्त यानी जो ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी आयात कर, यानी कि वो सबसे ज़्यादा निकालता है, ऐसे समझिएगा आप। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। तब भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया था। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाला भारत कब किया था? वर्ष 2002 में। और दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, यानी कि पूरे विश्व में क्योटो प्रोटोकॉल लागू नहीं हुआ था। कब लागू हुआ? 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? वर्ष 2005 में लागू हुआ। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ तक, अब ये हम निशान लगा दे रहे हैं, यहाँ तक अब आप समझिएगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में आप जहाँ भी जाएंगे, यानी कि लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी, और आपका आ जाएगा SSC, बैंक, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, है ना, नेट, GRF, इस सब का बारे में तो हमेशा आता रहता है। लेकिन दोस्तों ये सब भी कम नहीं है, इन सब में भी कुछ ना कुछ खासियत है। क्यों किया गया, क्यों बैठक हो, उसके बारे में हम विधिवत बताने जा रहे हैं, आप समझिएगा। लेकिन इतना आपको समझना है एनी हाउ, क्योंकि इसके बारे में हमेशा प्रश्न आता रहता है। अब बात करते हैं हेलसिंकी सम्मेलन। ये हेलसिंकी सम्मेलन है क्या दोस्तों? यानी हेलसिंकी में एक बैठक होती है, एक आयोजन होता है, जिसकी स्थापना हुई थी हेलसिंकी में सम्मेलन कब हुआ? 1974 में। इसमें क्या कहा गया? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। सामुद्रिक पर्यावरण यानी समुद्र का पर्यावरण। अब आप सोचते होंगे यार कि वहाँ का हमसे क्या मतलब है? दोस्तों बिल्कुल मत सोचिए, बहुत मतलब है। क्यों? क्योंकि समुद्र को भी बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। क्यों? समुद्र में पर्यावरण नहीं होता है, वहाँ पर वो जलीय जीव नहीं है, उसकी रक्षा नहीं करनी हमें। हम उसमें सुबगार्ज, सीवर और समुद्र में क्या करते हैं? एक हिसाब देखा जाए तो नदियों में हम क्या करते हैं? सीवर की लाइनें जोड़ देते हैं और वो पानी शीशा सब उसमें जाता है। वही पानी कहाँ जाता है? पानी कहाँ जाता है? वो जाता है समुद्र में, यानी कि सागर, महासागर में। और वहाँ पर ढेर सारे जलीय जीव रहते हैं, ढेर सारे उसमें पेड़ पौधे होते हैं। वो सब क्या होंगे? वो सब दूषित होंगे, प्रदूषित होंगे। तो आने वाले डेज में क्या होगा? उसमें जब जलीय जीव नहीं रह जाएंगे तो फिर जलीय जैव विविधता खत्म हो जाएगी। जलीय जैव विविधता का भी होना बहुत आवश्यक है हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर बात कहेगा कि हेलसिंकी सम्मेलन क्यों हुआ था, तो यह हुआ था सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था।
ठीक है, ये समझिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं लंदन सम्मेलन। दोस्तों लंदन यानी ये जो सम्मेलन होता है वो सब कॉप के तहत होता है दोस्तों, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के तहत होता है। ये पार्टीज़ क्या है, ये दोस्तों हर साल अगर जहाँ पर होता है उसको हम COP20, COP18, COP19 करके हम आयोजित करते हैं। लेकिन एक जगह का नाम ज़्यादा पूछता है कि लंदन सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, जोहान्सबर्ग सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, या फिर कोपेनहेगन सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। लेकिन इसमें से कम आता है, लेकिन इन सब के बारे में ज़्यादा पूछता है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा चीज़ों में लिखवा दिया है। अब देखिएगा लंदन सम्मेलन क्या है, ये वर्ष 1975 में आयोजित किया गया था। दोस्तों समुद्र में कचरे निस्तारण का प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध यानी समुद्र में जो कोई भी देश कचरा फेंकता है उसके बारे में प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि समुद्र किसी विशेष देश का नहीं होता है, वो सभी का है। क्यों, अगर मान लिया कि बगल में अगर बांग्लादेश है, वो बंगाली खाड़ी में अगर कोई कचरा डालता है तो हम भी तो सटे हुए हैं, तो हम उसको रोक सकते हैं। नहीं तो वही जली जीव कुछ कचरा खा के हमारे तरफ आ जाएंगे, मछुआरा मछली को निकालेगा, हम उसको खाएंगे, खाने के बाद क्या होगा, वो हमारे पेट में जाएगा तो हम ग्रसित हो जाएंगे, है ना। तो मिनी माटा जो रोग हुआ था वो ऐसे ही तो हुआ था दोस्तों। क्यों हुआ था, क्योंकि मिनी माटा एक जगह खाड़ी का नाम है जो जापान में है, वहाँ पर क्या कहा गया, पारे के जो वेस्टेज होता है उसको वहाँ डाल दिया गया था। डालने के बाद क्या किया गया, अब मछलियाँ खाई, मछलियों से आदमियों में पहुँचा तो फिर क्या हुआ, महामारी यानी बीमारी बन गई। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है कि हमको क्या करना है इसमें, यानी समुद्र में कचरे निस्तारण का प्रतिबंध करना चाहिए। समुद्र में जो कचरा फेंका जाता है उससे उसको हमें प्रतिबंध कर देना चाहिए वैश्विक स्तर पर, और किया भी गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नैरोबी घोषणा पत्र। ये नैरोबी घोषणा पत्र क्या है दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन संधियों को प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है इसमें, यानी जलवायु परिवर्तन संधि जो हुआ है उसके क्रियान्वयन के लिए उसका हालचाल जानना, यानी क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा, उसके बारे में विधिवत वर्णन करना, उसका काम मेन यही है, जिसको बोलते हैं नैरोबी घोषणा पत्र। इस पत्र के तहत यह कहा गया है कि जितना भी हो सके जलवायु परिवर्तन में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, हमें उसको बचाने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में। इसी को Rio+10 सम्मेलन कहा जाता है, इसी को Rio+10 सम्मेलन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए 2002 और 1992 है ना, 1992, इसी को 1992 कहा जा रहा है, इसी को 1910 कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 10 साल बाद हो रहा है, और इसी को पृथ्वी+10 सम्मेलन कहा जाता है, यानी पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 10 साल बाद, इसी को पृथ्वी के सम्मेलन के ठीक 10 साल बाद हो रहा है, इसीलिए पृथ्वी+10 सम्मेलन कहा जाता है इसको। उद्देश्य क्या था, सतत विकास पर बल, यानी कि पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के लिए कंटिन्यू, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू उसको प्रयास किया जाना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के तहत उसके प्रयास किया जाना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी और पर्यावरण बचे रहें। ठीक है, अब बात करते हैं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन सम्मेलन को हुआ था वर्ष 2009 में। इसमें क्या कहा गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखिएगा, विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान 2020 तक, यानी यही 2020 तक क्या कहा गया है, 2009 में ही कह दिया गया था कि 2020 तक जितना हो सकेगा ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन करते हैं हम लोग उसमें भारी मात्रा में कटौती की जानी चाहिए। कब तक, 2020 तक। अभी ऐसा तो हो नहीं रहा, हो तो रहा है, मतलब कोशिश किया जा रहा है, लेकिन डे बाय डे हम लोग एक फैक्ट्रियाँ स्थापित करते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा, तो ग्रीन हाउस गैस कहाँ से कम हो पाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। ये हो गया कोपेनहेगन सम्मेलन। दोस्तों अब बात करते हैं वार्सा सम्मेलन। वार्सा पोलैंड की राजधानी वार्सा है, यह हुआ था वर्ष 2013 में। वार्सा सम्मेलन वर्ष 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति, यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड कहने का मतलब है कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक फंड की स्थापना किया गया। अगर कोई देश कमज़ोर है और वो क्लाइमेट को बचा नहीं पा रहा तो उसको हम फंड देते हैं कि यार आप फंड ले लो, लेकिन क्या करोगे, इसको बचाओ। अगर मान लो कोई गरीब देश है तो क्या करेगा, वो कहेगा सर मेरे पास इतना करने के लिए पैसे ही नहीं है कि हम वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, तो क्या करेगा ये संस्था, क्या करेगा, यानी इसमें जो क्लाइमेट फंड बनाया गया है वो पैसा देगी कि नहीं आप पैसा लो लेकिन आप पेड़ को लगाइए। क्योंकि अगर मान लिया कोई देश अगर पेड़ पौधा लगाता है तो उसके बगल वाले देश को भी फायदा होगा, जब बगल वाले देश को फायदा होगा तो यानी पूरे विश्व को फायदा होगा, क्योंकि पृथ्वी सब आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये मतलब होगा। अब जो लास्ट आता है दोस्तों वो है पेरिस सम्मेलन। पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था।
कार्बन उत्सर्जन हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि, यानी कार्बन उत्सर्जन के लिए एक संधि किया गया, एक बैठक हुई थी जिसमें यह कहा गया, बाध्यकारी संधि का मतलब होता है फोर्स के साथ उसको मना किया जाएगा कि आप इतना ज़्यादा कार्बन को उत्सर्जन न कीजिए, नहीं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो वैश्विक ग्लोबल यानी वैश्विक लेवल पर क्या होगा, ये वार्मिंग बढ़ेगी यानी गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेयर बढ़ेगा। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को आपको पता है महाद्वीप है, वो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो धीरे धीरे वो क्या डूबने के कगार पे आ जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी आगे चल के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो सब क्या होंगे, सब डूब जाएंगे। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थों का यूज़ कम न करेंगे तब, या फिर जितना भी हो सके हम लोगों को पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। और दोस्तों ये सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन वो सरकार कौन है, वो सरकार हम ही लोग हैं। हम ही लोग सरकार को बनाते हैं, तो सरकार हमको रिप्रेजेंट करती है या हम सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके तहत हम लोगों को, आप ये सोचिए कि घर में अगर 3 लोग हैं तो 3-3 बच्चों के नाम पर अगर एक पेड़ लगा दिए, 3 वो 2 माँ बाप, यानी 5 पेड़ लग गए, तब वो 5 पेड़ सोचिए ना कि आपको तो फ़ायदा देगा ही देगा, लेकिन आने वाले सभी नस्लों को फ़ायदा देंगी। और दूसरी बात, आसपास के लोग जो रहते हैं उनको भी कितना फ़ायदा, यानी शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, छाँ मिलेगा, ढेर सारे उसके खासियत होते हैं दोस्त, ढेर सारे फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के तहत ये पर्यावरण संरक्षण किया जाता है ताकि जितना भी हो सके हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा पर्यावरण, हमारा वायुमंडल जो है स्वच्छ रहे, बना रहे। तो आने वाले डेज में जब हमें बीमारियां नहीं होगी, जब हम पैसों का बचत होगा उसी बहाने। क्योंकि आने वाले डेज में क्या होता है दोस्तों, देखिएगा जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जाएगा, लोग क्या करेंगे, आए दिन डॉक्टर के पास पहुँचे रहेंगे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके पेड़ लगाइए दोस्तों। एक पेड़ मॉडर्न क्लासेस के नाम आप लोग ज़रूर लगाया करिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। आज हमने पढ़ाया आपको वैश्विक स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाता है। आगे हम पढ़ाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर। दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेशनल लेवल पर भी प्रश्न कई बार आते हैं। वैश्विक स्तर पर तो आते हैं, नेशनल लेवल पर भी आते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर मैं अगला चैप्टर में लूँगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।